नमस्कार, मैं अंकित पटेल आप लोग का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे रेसो 247। आज हम लोग कुछ आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे और एडिटोरियल को देखेंगे। तो चलिए, आज का जो डेट है 1 सितंबर 2022। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। आज द हिंदू का न्यूज़पेपर नहीं आया है किसी कारणवश, शायद पूजा है इस कारण से भी नहीं आया हो, तो हो सकता है ऑफिस बंद हो। तो चलिए हम लोग आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है सेरेमनी ऑफ विक्रांत। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्या देखने वाले हैं। यहाँ हमारा हेडिंग क्या है, सनिंग कॉलोनियल हिस्ट्री नेवल टू अनवेल न्यू इंसाइन। तो यहाँ पे जो बात कही जा रही है, ये जो आप फ्लैग देख रहे हैं, इस फ्लैग से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये सेंट जॉर्ज से कुछ यहाँ पे निशानी भी दी गई है। वो सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। तो आगे देखते हैं क्या बातें हैं, सबसे पहले इसे समझते हैं। तो ये क्या है, ये हम लोग सभी जानते हैं, ये INS विक्रांत है जो कि भारत ने इसे खुद बनाया है। तो हम लोग चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं सेरेमनी ऑफ विक्रांत, जो कि 2 सितंबर 2022 को होने वाली है। तो हम लोग देखते हैं विक्रांत की बात क्या है। तो विक्रांत देखते हैं तो एयरक्राफ्ट है INS विक्रांत। ठीक है, तो ये बनाया किसने, इसे बनाया गया है भारत के द्वारा, भारत ने इसे खुद बनाया है। और देखें तो नया फ्लैग का जो बात किया जा रहा है, नया फ्लैग कैसा होगा, क्या होगा, उसमें क्या बदलाव आएगी, तो ये सारी बातें होंगी। तो हम लोग देखते हैं इसमें जो बातें हैं वो 2 सितंबर को पता चलने वाली है। तो हम लोग देखते हैं अभी फ्लैग कैसा है। अभी जो फ्लैग है वो आप लोग देख सकते हैं किस तरह का है। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक फ्लैग है जिसमें बीच में क्रॉस है रेड कलर का, और साइड में एक हम लोग का फ्लैग है, इंडियन फ्लैग, और बीच में एम्बलम है सत्यमेव जयते के साथ। तो आप देख सकते हैं ये अभी का फ्लैग है। अब हम लोग आगे बात करें तो क्या है, जो कि 5 प्राण की बात कही गई थी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त को। तो उसमें देखे थे कि 5 जो प्राण की बात कही गई, तो उसमें से हम लोग का सेकंड पॉइंट जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे, सेकंड वाला पॉइंट कि क्या है, रिमूव एनी ट्रेस ऑफ कॉलोनियल माइंडसेट। मतलब जो भी माइंडसेट पहले से बना हुआ है किसी भी फ्लैग को लेकर के या फिर किसी भी बात को लेकर के, किसी भी अवधारणा से जुड़ी हुई, जो कि एक ब्रिटिश के द्वारा जो बनाई गई अवधारणाएं है, तो उसे बदलने की बात कहीं ना कहीं जा रही है। जो माइंडसेट पहले से बनी हुई है हम लोग की, तो उसे बदलने की बात कहीं ना कहीं कही जा रही है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये जो फ्लैग है इसमें जो बीच में क्रॉस का साइन लगा हुआ है, तो वो एक इंग्लैंड के द्वारा दिया गया था निशान, तो वो अभी तक चल रहा है, तो वो बदलने की बात कही जा रही है। इस तरह की कई सारी चीजें हैं। तो हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि ये 5 प्राण जो बात कही गई है, ये 5 प्राण आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, जिसमें से यूनिटी की बात कही गई है, सेंस ऑफ ड्यूटी, सिटीजन की बात कही गई। ये सारी बातें 5 बातें आप लोग को ध्यान में रखनी है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे सेरेमनी ऑफ विक्रांत जो 2 सितंबर को होने वाले, यानी कि कल। तो हम लोग आगे चलते हैं, क्या है, फ्लैग के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। फ्लैग कैसा था, अभी तक कैसा चलता आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग देखें। तो यहाँ पे देखें तो अभी तक में 5 चरण में हम लोग देख चुके हैं। 5 चरण में क्या क्या है, 5 स्टेज में। तो यहाँ देख सकते हैं 1947 में कुछ ऐसा दिख रहा था। 1947 से 1950 तक अगर बात करें तो कुछ ऐसा फ्लैग दिख रहा था। अब 1950 से लेकर के 2001 इसमें देखें तो कुछ ऐसा था। उसके बाद अगर बात करते हैं 2001 से 2004 अगर देखें तो कुछ ऐसा था। इसके बाद 2004 से 2014 तक देखें तो कुछ ऐसा था, और वो अभी भी वैसा ही चल रहा है। प्रेजेंट तक भी देखें तो 14 से लेकर के अभी तक प्रेजेंट की बात करते हैं तो वो भी वैसा ही चल रहा है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 2001 2004 तक की जो बात है, तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्लैग में कुछ बदलाव आया है। तो फ्लैग में जो बदलाव आया ये किसके द्वारा किया गया था, तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किया गया था। और अभी जो वर्तमान में फ्लैग है, मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ, ये रहा, आप लोग देख सकते हैं इसे। तो हम लोग आगे देखते हैं, आगे इसका डिस्कशन शुरू करते हैं। मैंने अभी डिस्कस किया तो वो सारी बातें जो है वो क्या है, यहाँ पे जो बात कही गई है, क्रॉस का जो साइन है, ये आप देख रहे हैं फ्लैग में जो क्रॉस का साइन है, ये सेंट जॉर्ज प्रतीक है, ऐसा कुछ बातें हैं। यहाँ पे देखिए फ्लैग को लेकर के बदलाव की बात कही जा रही है। तो ये सारी बातें हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस फ्लैग में कुछ बदलाव आने वाली है, जो कि हम लोग को कल पता चलेगा। तो हम लोग इस डिस्कशन को यहीं पे खत्म करते हैं। आज अगला टॉपिक पे आते हैं, तो वो क्या है इसे देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि पेलियस क्लाउड क्या है। पेलियस क्लाउड की बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं ये चाइना में मिला है, चाइना के एक शहर में मिला है। और ये दिखता कैसा है, तो ये आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, तो ये है, ये जो आप देख रहे हैं ये इंद्रधनुष के जैसा, रेनबो के जैसा, तो ये है पेलियस क्लाउड। ठीक है, तो यहाँ पे ये बातें कही गई। अब इसके बारे में थोड़ा सा बात समझते हैं, क्या है कि ये जो क्लाउड है, बादलों में इंद्रधनुष की जो बात कही गई है, सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं ये कहाँ पे मिला है। ठीक है,
तो ये कहाँ मिला है, तो ये जो हम लोग देख रहे हैं चीन के हाइको शहर में मिला है। ठीक है, चीन का जो अभी आप लोग मैप देखे थे, चीन में हाइको शहर में मिला है। अगर आगे देखें इसमें अनोखा क्या है, अगर अनोखा बात करें तो इसमें क्या है कि ये चीन में एक बादल के आकार में ऐसा कुछ पाया गया है। मतलब इसमें जो अनोखा है ये क्या है कि इसका आकार जो है बादल का है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग अधिकतर जो है क्या करते हैं, बारिश के दौरान इंद्रधनुष को देखते तो है, लेकिन चीन में एक ऐसा अनोखा ये इंद्रधनुष दिखा जो कि बादल के आकार का था। तो यहाँ पे देखें तो ये जो बादल के आकार में इंद्रधनुष है, ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में बादल ही है। एक्चुअल में ये बादल ही है जो कि 21 अगस्त को देखा गया था। एक्चुअल में ये बादल ही है। अब यहाँ पे देखें तो द वेदर नेटवर्क की बात करते हैं, तो उनके मुताबिक जो है हवा में नमी और संघनन के कारण क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिली। तो यहाँ पे देखें तो सनलाइट का भी इसमें बहुत ज़्यादा भूमिका रही है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इस घटना के बारे में समझते हैं इस घटना में क्या हुआ है। तो ये जो घटना हुआ है इसके इसका जो कारण है वो क्या है, पीलियस क्लाउड ही कारण है। तो ये पीलियस क्लाउड बनता कैसे है, इसकी क्या भूमिका है, ये कैसे बन जाता है, तो ये सारी बातें हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नॉर्मली समझते हैं कि बादल बनता कैसे है, बादल का निर्माण कैसे होता है, बादल की बनने की प्रक्रिया क्या होती है। तो इसे समझते हैं हम लोग। तो हम लोग जानते हैं इस बात को कि जमीन पर गर्म हवा पानी को भाप बना करके उड़ाती है और वायुमंडल में ठंडा होते हुए जिससे कि सफ़ेद पट्टी की बात करें तो सफ़ेद पट्टी बनते चली जाती है, बादलों की तरह बादल बनते चले जाते हैं। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूमिलियस कहते हैं। उस बादल को अगर हम लोग बोले तो क्यूमिलियस क्लाउड बोलते हैं। तो यहाँ पे देखें तो ये क्यूमिलियस क्लाउड इस तरह से बन जाता है। अगर इसी में देखें तो इसके ऊपर और भी जब बादल इकट्ठा होते चला जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जब इकट्ठा होते चला जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पीलियस क्लाउड। पीलियस क्लाउड इसी को बोलते हैं। अगर यहाँ पे देखें तो वायुमंडल में, वायुमंडल जब ठंडा हो जाता है, वायुमंडल जब ठंडा होता है तो उसके बदलने की जो भाव होती है, पानी की बूंद में बदल जाती है, बर्फीले क्रिस्टल में बदलने लग जाती है। तो इस पर क्या होता है कि सूर्य की रोशनी पड़े तो चारों तरफ जो है इंद्रधनुष की तरह दिखने लग जाता है। तो कुछ ऐसा होता है। अगर हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि इंद्रधनुष बनता कैसे है, तो इंद्रधनुष कैसे बनता है, अगर सनलाइट अगर पृथ्वी पे आती है, ठीक है, पृथ्वी सरफेस पे आती है, अगर हम लोग प्रिज्म से उसको पास कराते हैं तो उसको उस लाइट को, उस सनलाइट को अगर प्रिज्म से पास करवाते हैं तो अलग अलग कलर निकलता है, अलग अलग रंग दिखाई देता है। तो उसी को हम लोग रेनबो बोलते हैं, यानी कि इंद्रधनुष बोलते हैं। तो ये सारी बातें कही गई है इसके बारे में। ये पीलियस क्लाउड क्या होता है, तो पीलियस क्लाउड कुछ ऐसा दिखता है, आप लोग को दिखा चुके हैं कि कुछ इस तरह से बनता है पीलियस क्लाउड। तो ये बातें कही गई है। तो ये जो घटना हुई है इसका रीजन क्या था, पीलियस क्लाउड। तो ये बातें हम लोग समझ चुके हैं। अब आगे चलते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे क्या है। तो राइजिंग प्राइस रुपी गेन हर्ट टी एक्सपोर्ट टू यूरोप एंड जापान। तो ये जो बात कही जा रही है ये टी के बारे में है, चाय के बारे में है। तो इस पर एक आर्टिकल्स आया है, तो इसे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे जो बातें कही गई है उस चीज़ को हम लोग समझते हैं, वो सारी बातें। तो क्या है, एक एक करके समझना शुरू करते हैं। टी की बात करते हैं, टी आर्टिकल्स में देखते हैं क्या क्या है। तो इसकी जो बातें हैं तो हम लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट को लेकर के बात करते हैं, निर्यात आयात की बात हो रही है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर भारत पे देखें तो टी को लेकर के एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको एक्सपोर्ट करने के मामले में। इसका कारण ये है कि कारण ऐसा है कि इंडिया में भी इसका कीमत महंगा हो गया है, चाय का कीमत महंगा हो गया है। तो इससे क्या हुआ, टी प्रोडक्शन भी बढ़ा है, ठीक है, काफ़ी महंगा हो गया है। तो ये सारी बातें हो गई। आगे देखते हैं तो परचेजिंग कंट्री जो था, जो भी इस चीज़ को खरीदता था, चाय को खरीदता था भारत से, तो खरीदना नहीं चाह रहा है या फिर कम खरीद रहा है। तो ये बातें कह सकते हैं। सबसे ज़्यादा खरीदने वाला जो कंट्री था वो कौन कौन था, अगर देखें तो यूरोप है, यूरोप के बाद कौन है तो जापान है। तो इस तरह के कंट्री हैं जो कि यहाँ से व्यापार करते थे, चाय को खरीदते थे। तो ये बातें हैं। तो अभी अगर देखते तो अभी क्या हुआ है, इसमें कमी आ गई है, अब खरीदना कम कर दिया गया है। तो यहाँ पे रीजन क्या रह गया, तो रीजन आप लोग जान रहे हैं कि रीजन बढ़ती कीमत को लेकर के है, ये सारी बातें। अगर आगे देखते हैं इसी में क्या है, तो एक साल के अंदर की बात करते हैं तो 40 से 50% कीमत जो है बढ़ गई है। 40 से 50% कीमत बढ़ी। और यूरोप जापान की बात करते हैं तो इंडिया में भी कीमत बढ़ी है। इसका जो स्टेटमेंट है यूरोप और जापान का, तो कुछ ऐसा है कि इंडिया में भी कीमत बढ़ी है, तो हम लोग इसे नहीं खरीद पाएंगे इतना हाई प्राइस में। तो ये बातें इसका स्टेटमेंट के तौर पे यूरोप और जापान ने कहा है। यहाँ अगर आगे देखें तो आगे क्या है, टी एक्सपोर्टर
एसोसिएशन चेयरमैन की बात करते हैं तो इन्होंने क्या कहा है, इसके अनुसार क्या कही बातें हैं कि अभी जो 2022 की बात करते हैं तो जापान में 10.71% से मतलब एक्सपोर्ट की जो है गिरावट हुई है, अगर जापान से बात करें तो। और वहीं देखते हैं जर्मनी में तो 10.33% और यूके की बात करते हैं 2.46% से गिरावट हुई है। तो इस तरह की बातें हो रही है। आगे देखते हैं तो टी का जो प्रकार होता है, चाय का जो प्रकार है वो कौन कौन सा है। तो हम लोग पहला तो देखते हैं ऑर्थोडॉक्स। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स में क्या होता है कि ये पत्तियां रहती है, ये बड़ी बड़ी पत्तियां रहती है। और अगर बात करते हैं यहाँ पे एक और प्रकार की तो CTC, जो कि कुछ दाने दाने के जैसे रहती है, जो आपके घरों में भी आती। तो इस तरह की बात यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, टी की प्रकार है ये। आप यहाँ पे एक प्रकार ये देख सकते हैं, दूसरा प्रकार ये देख सकते हैं। आगे देखें तो क्या है, अगर देखते हैं कि भारत में कहाँ सबसे ज़्यादा ये ऑर्थोडॉक्स की बात की जाती है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये ग्रोथ रेट असम में ज़्यादा है। असम में ज़्यादा है, तो यहाँ पे भारत में भी इसका ग्रोथ रेट थोड़ा बहुत ज़्यादा है। तो ये बातें कही जा रही है। आगे देखते हैं टी का जो प्रोडक्शन है वो कैसे होता है, टी बनता कैसे है, कैसे बनता है ये। तो यहाँ देखते हैं कि एक पौधा है जिसका नाम क्या है, कैमेलियन सैनेंसिस प्लांट की बात की जाती है, तो इससे ये बनती है। आगे देखें तो इसका ओरिजिन क्या है, इस पौधे का ओरिजिन क्या है, तो हम लोग देख सकते हैं इंडिया में नॉर्थ और ईस्ट। और एक एविडेंस के अनुसार हम लोग बता सकते हैं कि चाइना में 5000 वर्ष पहले ये चीज़ें देखी गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं तो इसका कंडीशन क्या है, इसका ग्रो होने का कंडीशन क्या है, कैसा क्लाइमेट होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें देखते हैं। तो क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, हॉट एंड ह्यूमिडिटी, मतलब ये गर्म होना चाहिए और थोड़ा नरमी होना चाहिए, वहाँ पे नम होना चाहिए। तो इस तरह की बातें हैं। आगे देखते हैं तो क्या है कि इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, क्या सुटेबल टेम्परेचर है, तो 20 डिग्री सेल्सियस और 30 डिग्री सेल्सियस की बात की जाती है यहाँ पे, अगर टेम्परेचर को देखें तो। और यहीं देखें तो ये गुड माना जाता है, अच्छा माना जाता है। आगे देखते हैं तो क्या है, अगर इसके टेम्परेचर की बात करते हैं जो कि इसके लिए हार्मफुल है, जो कि इसके लिए अच्छा नहीं है इसके वातावरण के लिए, तो वो क्या है, 35 डिग्री सेल्सियस से अगर ज़्यादा है या फिर उतना भी है तो ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं माना जाता। अगर 10 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं तो 10 डिग्री सेल्सियस से कम भी है तो भी ये अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस टेम्परेचर के लिए वो गुड नहीं है और इस टेम्परेचर के लिए वो अच्छा है। अगर यहाँ देखें तो हम लोग देख सकते हैं कि इसका सॉइल की बात करते हैं तो स्लाइटली एसिडिक सॉइल। यहाँ पे जो ये सॉइल होती है वो कैसा होता है, ये थोड़ा एसिड होता है और बिना कैल्शियम की होती है। तो ये बात यहाँ पे देखी जा सकती है। आगे देखते हैं कुछ फैक्ट की बात कर ले वर्ल्ड लेवल पे, इसको लेकर के, चाय को लेकर के भारत की स्थिति। तो हम लोग देख सकते हैं कि इंडिया इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट देख सकते हैं क्या पॉइंट है, तो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इज इंडिया। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है इंडियन फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, मतलब चौथे नंबर पे आते हैं ये एक्सपोर्ट के मामले में। और अगर देखें तो ये जो दिवस है इंटरनेशनल टी दिवस जो होता है, टी डे जो होता है, कब मनाया जाता है, तो 21 मई को। ठीक है, 21 मई को मनाया जाता है। तो ये बात कही गई कुछ फैक्ट के मामले में, आप लोग याद रखें इसको। आगे हम लोग देखें तो क्या है, स्टेट्यूटरी बॉडी है जो कि अगर यहाँ पे देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके मेंबर कितने होते हैं, इसके जो मेंबर होते हैं तो वो 31 होते हैं। इसका जो फंक्शन है वो क्या है इस बॉडी का, तो इसका जो फंक्शन है वो क्या है, ग्रोथ इन टी सेक्टर, टी सेक्टर में इनको ग्रोथ करने की ये बात, ये सारे कार्य की जाती है। आगे देखें तो क्या है, हेड ऑफिस की बात करते हैं, इसकी हेड ऑफिस कहाँ है, तो कलकत्ता में है। और इंडिया में बात करते हैं तो 23 हेड ऑफिस है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। ओवरसीज की बात करते हैं तो ओवरसीज में देखें तो दुबई और कहाँ पे है, तो मैस्को में है। ये आप देख सकते हैं ऑफिस की बात की जा रही है। तो हम लोग यहाँ पे ऑफिस को समझ लिए, सारे ऑफिसेस को समझ लिए। आगे देखते हैं आगे की जो बात है, आप ये क्षेत्र देख सकते हैं, इन सारे क्षेत्र में चाय पाई जाती है। आगे देखते हैं क्या है, तो हम लोग जो ये सारी बातें कर चुके हैं, ये कलकत्ता की बात हम लोग देख लिए हेड ऑफिस वाली। फिर उसके बाद यहाँ पे देखें 40 to 50% ओवरऑल बढ़ा है। ठीक है, अगर यहाँ देखते हैं और भी आगे, तो ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। यहाँ पे एसोसिएशन की बात हो गई, फिर कितना एक्सपोर्ट अगर देखें जापान में तो 10.71 की बात की गई, जर्मनी में देखें तो 10.33% की बात की गई, यूके में 2.46। तो ये सारे डिस्कशन हम लोग कर लिए हैं। अपने स्लाइड में जो भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट दिया गया है वो सारा वहाँ पे डाल दिया गया है। आप लोग अच्छे तरीके से वहाँ से पढ़ करके याद कर सकते हैं उस पॉइंट को। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक कि एक डॉग की बात की जा रही है। इस डॉग का नाम क्या है, तो इस डॉग का नाम है मुडोल डॉग, जो कि अगर बात करते हैं तो ये एक सिक्योरिटी पर्पज से ये सारी बातें की जा रही है। इनके बारे में कुछ बातें समझते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये देखने में कुछ ऐसा है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं इसे, ये देख सकते हैं, ये नाम है मुडोल हॉन्स डॉग।
ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इनके बारे में कुछ बात को जानते हैं। तो क्या क्या बातें हैं? फर्स्ट पॉइंट क्या है कि ये जो मुडोल हॉन्ग्स डॉग है, ये क्या है, डॉग का एक ब्रीड है। ठीक है, और यहाँ देखते हैं तो क्या है, अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर इसके बारे में देखें, इसकी कुछ बहुत सारी अच्छी क्वालिटियाँ हैं जो कि सिक्योरिटी लेवल पर होनी चाहिए, तो ये बेटर हो जाता है, इसके लिए एक प्लस पॉइंट है। अगर यहाँ पे देखें तो पीएम को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए ये सारी बातें की जा रही है कि इन्हें एज ए सिक्योरिटी तौर पे रखा जाएगा पीएम के लिए। अगला पॉइंट देखते हैं कि 270 डिग्री के रेंज में ये सकता है। अगर बात करते हैं तो ये लंबा छलांग भी लगा सकता है, लंबा छलांग लगा सकता है। इसमें बहुत सारी ऐसी खूबियां हैं जो कि इसे सबसे अलग बनाती है। तो हम लोग देखते हैं ये एज कम्पेयर टू ऑल डॉग्स की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा लॉयल होते हैं। एक सर्वे से पता चला है, एक टेस्टिंग से पता चला है कि ये सबसे ज़्यादा लॉयल डॉग होते हैं। आगे देखें तो आगे क्या है कि एक हंटिंग के लिए, हंटर हंटर के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो ये सारी खूबियां हैं जो कि यहाँ पे पॉइंट वाइज मैंने यहाँ पे डाल रखा है। तो इसमें अगर बात करते हैं तो इसे जो है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप में ऐड कर लिया गया है सरकार के द्वारा। अगर देखते हैं तो ये ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जा रही है इन्हें। फिर उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद इन्हें पीएम के सिक्योरिटी के लिए रखा जाएगा। तो ये सारी बातें थी इनके लिए। आज के एडिटोरियल डिस्कशन में इतना ही। हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।